आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा और चर्चा पहलगाम में बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रा के लिए हुई मॉक ड्रिल की है, तो साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार से शुरू हुए नासिक कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत की भी है। चार धाम यात्रा चरम पर है और भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक करीब 10,50,000 श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जो इस साल की तीर्थ यात्रा में एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। अब तक सिखों के इस महान तीर्थ हेमकुंड साहिब में 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में माता खीर भवानी मंदिर में सालाना पर्व होता है। इससे पहले श्रद्धालु खास तौर पर विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी इष्ट देवी माता खीर भवानी यानी कि मां रागन्या देवी का आशीर्वाद लेने तुलमुल्ला गांव पहुंच रहे हैं, जहां मां रागन्या देवी का प्राचीन मंदिर है। माता खीर भवानी का सालाना त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 22 जून को है। इस पर्व के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने जम्मू, उधमपुर और अन्य जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त बस सेवा का इंतजाम किया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। व्यापक सुरक्षा और तैयारी परखने के लिए अनंतनाग पुलिस ने सीआरपीएफ और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में एक मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में अलग अलग इमरजेंसी स्थितियों का अभ्यास किया गया, जिससे सभी एजेंसियों को अपनी ऑपरेशनल तैयारी का आकलन करने और रिएक्शनरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिली। ड्रिल में क्विक रिएक्शन, प्रभावी संचार, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, भीड़ प्रबंधन और एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति रिवाजों के बीच सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। यहाँ पंचवटी के रामकुंड में ध्वज स्तंभ की आधारशिला रखने के साथ धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर आयोजन की शुरुआत की गई। 31 अक्टूबर 2026 से नासिक कुंभ मेला शुरू होगा। जुलाई 2028 में इस कुंभ का समापन होगा। इस बार भी सभी 13 अखाड़े इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही कुंभ में 3 अमृत स्नान और 45 कुंभ स्नान आयोजित होंगे। राजस्थान की गर्मी का नाम सुनते ही तपती सड़कें, झुलसाती हवाएं और 45 डिग्री के पार पहुंचता पारा ही याद आता है। ऐसी गर्मी में जहां ज्यादातर लोग घरों में कूलर और एसी की शरण लेते हैं, वहां जयपुर के आमेर के हाथी गांव में रहने वाले 75 हाथियों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। ये हाथी सुबह तालाब में सामूहिक स्नान करते हैं, फिर उनको दिन भर ठंडे फलों की दावत मिलती है। कमरों में कूलर की ठंडी हवा में सोते हैं और यहाँ उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच होती है। आमेर के ये हाथी 40 डिग्री की तपिश में भी आराम से जीवन गुजार रहे हैं। और अब बात मानसून की। मानसून से पहले दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में खूब बारिश हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। एक दिन पहले दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आंधी और झमाझम बारिश हुई थी। मौसम विभाग का कहना है कि 16 जून तक अभी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि मौसम की मेहरबानी मैदानी इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर भी इसका असर है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम में बदलाव दिख रहा है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और बादल जमकर बरसे। बारिश की फुहारें और ठंडी हवाएं राजधानी दिल्ली एनसीआर की फिजा में राहत और सुकून घोल रही है। जून में तपती दोपहरों की जगह अब ठंडी लोगों को भारी राहत दे रही है। आसमान में कहीं बादलों का डेरा है तो कहीं बादल रिमझिम बरस रहे हैं। लिहाजा मौसम सुहाना होने से लोग घरों से बाहर निकल पड़े हैं।
हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए इंडिया गेट पहुंचे लोगों ने तेज हवा के झोंकों को महसूस किया। पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले सभी ने इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। दिल्ली के तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत मिल गई। डेली साइकिलिंग करने आता हूँ तो इस टाइम तक धूप निकल जाती है और वापस जाते जाते ज़्यादा धूप बढ़ जाती है, तो आज अच्छा लग रहा है और ज़्यादा साइकिलिंग करते हुए अच्छा लग रहा है। काफ़ी वेदर चेंज है तो मज़ा आ रहा है। मौसम आज तो बहुत बढ़िया हुआ है। रात से मौसम जो हुआ है बहुत लाजवाब मौसम हुआ है, लेकिन इसके पहले एक दिन पहले जो मौसम रात को हुआ था वो बहुत ही ख़राब हुआ था। बहुत ही गर्मी थी रात भर और पूरा दिन लोग बहुत परेशान थे मौसम के गर्मी के मार से। लेकिन रात से जो मौसम हुआ है कल शाम से और अभी तक बहुत बढ़िया लाजवाब मौसम हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम का ये मिजाज 16 जून तक बना रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में वीकेंड पर मौसम सुहाना हो गया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए राहत लेकर के आई है। दरअसल गुरुवार देर शाम से ही दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बादल, तेज हवाओं के साथ साथ हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके कारण मौसम में अचानक से करवट जो है वो ली है। मौसम विभाग की माने तो पहले से ही अंदेशा जो है जताया गया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों के अंदर जो है वो एक्टिव होगा, जिसके चलते कई इलाकों में तेज बारिश और उसके साथ साथ जो है बादल जो है वो छाए रहेंगे और यही आलम अगले कई दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो 16 जून तक लोगों के लिए ये राहत भरा मौसम जो है वो बरकरार रहेगा। कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश होगी और आज की अगर बात की जाए शुक्रवार के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया। कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। इस वक्त हम वजीराबाद में अगर आप चारों ओर देखेंगे बादल ही बादल इस वक्त जो है वो आपको दिखाई देंगे। कई इलाकों में तेज हवाएं जो है वो सुबह से चल रही है और तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम में इस बदलाव ने लोगों को कुछ समय के लिए लू और उमस से राहत दी है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाकी हिस्सों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। देर रात तेज आंधी और बारिश के बाद दिल्ली में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश का अनुमान पहले से ही मौसम विभाग ने लगा रखा है। हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम पर और अमूमन बुधवार तक की स्थिति ये थी कि आप यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते थे। तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच लगातार ट्रैवल कर रहा था, जिससे कई लोगों को गर्मी और उमस का सामना दिल्ली एनसीआर वालों को करना पड़ रहा था। लेकिन बीती रात जिस तरह से बारिश हुई, तेज आंधी आई और बारिश की वजह से अभी भी हवा में आप नमी महसूस कर सकते हैं। जो तेज हवाएं चल रही हैं ये बहुत राहत देने वाली हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी उसी तरह की तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन थोड़ी चिंता की बात ये हो सकती है कि जो हवाएं अभी आपको राहत पहुंचा रही हैं उन हवाओं की स्पीड 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मतलब अगर आंधी आती है तो वो लगभग 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी तरफ आएगी, जो कि थोड़ा सा परेशान करने वाली हो सकती है। इस बदलाव की वजह है सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसका असर दिल्ली से लेकर पहाड़ी राज्यों तक साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जम्मू के डोडा की हैं। यहाँ एक तरफ सुकून देने वाली हरियाली है तो दूसरी तरफ घना कोहरा है। इस मौसम में हर कोई हिल स्टेशन का रुख कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलानियों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ बारिश और बादल ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इस बीच सबकी निगाहें दक्षिण पश्चिम मानसून पर टिकी हैं, जो धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है
कि अगले कुछ दिनों में ये रफ्तार पकड़ सकता है। हालांकि 4 जून को केरलम में मानसून के दस्तक देने के बाद से ही राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। केरला की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आज आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट इश्यू किया है और ये 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल केरला में है, त्रिशूर, इडुक्की और एर्नाकुलम। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में येलो अलर्ट भी इश्यू किया है। इस हफ्ते अगर आईएमडी की प्रेडिक्शन देखें तो ज्यादातर बारिश सेंट्रल और सदर्न केरला में होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो जब से मानसून शुरू हुई है नॉर्थ केरला में ज्यादा बारिश हो रही थी। नॉर्थ केरला की डिस्ट्रिक्ट्स कन्नूर, कोझिकोड, वहां पे पिछले हफ्ते रेड अलर्ट भी जारी की थी आईएमडी ने। लेकिन इस हफ्ते सेंट्रल और सदर्न केरला में ज्यादा बारिश होगी और अभी रेड अलर्ट कोई डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट ही है। 4 जून को केरलम में एंट्री के बाद से मॉनसून अब तक 17 राज्यों को कवर कर चुका है। अगले 2 से 4 दिन में मॉनसून के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा पहुंचने की संभावना है, जबकि इस महीने के आखिर तक मॉनसून के बादल दिल्ली में बरसने का अनुमान है। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। लगातार हो रही झमाझम बारिश और जून में भी पहाड़ों में ऊंचाई वाली चोटियों पर हो रही बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ों में जो बारिश हो रही है, चोटियों पे बर्फबारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है। अचानक ठंड बढ़ने से हर तरफ फिर से लोगों के जो गर्म कपड़े थे वो बाहर निकल आए हैं। अभी फिर से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो उसका साक्षात देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने भी यात्रियों को, जो तीर्थयात्री हैं हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हैं, उन्हें यात्रा को, जो यात्रा मार्गों पे है, नजर बनाकर सफर करने की हिदायत दी है। मॉनसून के इंतजार के बीच ये मौसम किसी बोनस से कम नहीं है। मॉनसून के आने से पहले ही बादल, बारिश और ठंडी हवाएं राहत का एहसास करा रही हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की मुहिम। आई सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार में महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पुलिस की विशेष इकाई अभय ब्रिगेड सक्रिय भूमिका निभा रही है। राज्य के स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, बाजारों, मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, छेड़छाड़, उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। अधिकारियों का कहना है कि कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों में अभय ब्रिगेड की मौजूदगी से महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। अगले महीने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। दिल्ली के कर्तव्य भवन में हुई ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, IB चीफ और रॉ चीफ समेत दूसरे गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों के DG भी इस बैठक में मौजूद रहे। केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। कठिन पैदल मार्ग के बीच हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अब तक 52,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा यात्रियों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू भी किया गया। ये सेवा बुजुर्गों, दिव्यांगों और कम समय में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। 25 जून तक के लिए हेली सेवा की टिकट बुकिंग हो चुकी है। आगे के लिए हेली सेवा का संचालन मौसम को देखकर किया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में ब्लड की कमी को देखते हुए रेलवे अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर की खासियत ये रही कि ब्लड डोनेशन करने वालों में डॉक्टरों और महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी रही। इस मौके पर रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। DRM ज्योति प्रकाश मिश्र ने कहा कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है जो कि किसी की जान बचाने में मदद करता है। हमें गर्व है कि हमारे रेल कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और रक्तदान किया। और अब बात प्रयागराज के तंडुल शिवलिंग महायज्ञ की। विश्व शांति के लिए प्रयागराज में चावल और मां गंगा की मिट्टी से 1.25 लाख शिवलिंग बनाए गए, जिसमें महिलाओं, स्कूली छात्रों और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस महायज्ञ के आयोजन का उद्देश्य राष्ट्र कल्याण, विश्व शांति, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रार्थना और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। सभी यजमान अपना अपना गोत्र, अपना अपना नाम ले लीजिए। मंत्रोच्चार और तंडुल शिवलिंग की ये तस्वीरें प्रयागराज की पावन धरती से आई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिव भक्त एक तंबू के नीचे श्रद्धा और भक्ति से चावल और मां गंगा की मिट्टी से 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। चावल से बने ये शिवलिंग थालियों में सुशोभित हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आचार्य हरि कृष्ण शुक्ल के निर्देशन में ये शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं, स्कूली बच्चे और पुरुष भी शामिल हैं। 1.25 लाख तंडुल शिवलिंग निर्माण के बाद वैदिक पूजन और दिव्य रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस महायज्ञ में 101 वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन अर्चन किया गया। कामना यही है कि जो हमेशा हमारे इस धरती पे हमेशा ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, तो इसके रोकने की क्षमता सिर्फ हमारे भोलेनाथ में है। हम लोग 1.25 लाख ये शिवलिंग बना के उनका रुद्राभिषेक करके उनको प्रसन्न करके प्रभु को विदाई करेंगे कि ताकि आने वाले या हमारे धरती पे, हमारे देश में कोई ऐसी विपदा ना आए जिसको हम लोग झेल ना पाए। हालांकि ये केवल महायज्ञ नहीं, बल्कि सनातन शक्ति और राष्ट्र चेतना का विराट अभियान है। भारतीय परंपरा में अक्षर यानी चावल को अखंडता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। मास का ये जो पावन पर्व है पुरुषोत्तम महीने का, और आज चूंकि एकादशी है जो हमारे यहाँ बहुत ही इसकी मान्यता है, तो ये जो 1.25 लाख बन रहे हैं भगवान का ये निर्माण हो रहा है शिव जी का, तो बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से हम लोग इसको बना रहे हैं। और हमारे यहाँ ये मानना है कि अगर हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो सुख, समृद्धि और वैभव होता है हमारे। तो ये पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए ये कर रहे हैं गुरुजी, जो देखकर हम लोग यहाँ पे सुबह से उपस्थित हुए हैं और धीरे धीरे करके ये 1.25 लाख हमारा कंप्लीट होने को आया है। प्रयागराज में झूसी के तपोवन आश्रम में 1.25 लाख तंडुल शिवलिंग महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये दिव्य अनुष्ठान राष्ट्र कल्याण, विश्व शांति और सामाजिक सद्भाव की कामना के लिए हरि कृष्ण शुक्ल के सानिध्य में संपन्न हुआ। आचार्य शुक्ल का कहना है कि इस महायज्ञ से अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में फैली अशांति दूर होगी और देश दुनिया में शांति कायम होगी। गिरिशमं स्यात् गज्जलं सिन्धु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। इस विशेष महायज्ञ में 1.25 लाख शिवलिंग चावल यानी कि अच्छत से बनाए और पूजे गए। सनातन धर्म में तंडुल शिवलिंग पूजा को मनोकामना पूर्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। शिवलिंग का निर्माण हमारे भविष्य का निर्माण है। शिवलिंग का निर्माण हमारे भाग्य का निर्माण है। हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव ही हैं जो लोगों के कष्ट काटते हैं और उन्हीं के कृपा में सबके संकट कटते हैं। और ये गंगा जी के किनारे आश्रम है, तो गंगा जी और शिव जी दोनों का बहुत तारतम्य रहा है। जन कल्याण के लिए गंगा जी की जटा से गंगा जी आई हैं, शंकर जी की जटा से। तो आज हम सब आश्रम में यहाँ आए हैं।
आचार्य जी की कृपा से ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रयागराज की पावन धरती पर संपन्न हुए इस महायज्ञ का उद्देश्य राष्ट्र कल्याण, विश्व शांति, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। साथ ही युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास भी है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कच्चे तेल की कीमतें गिरने और अमेरिका की ईरान के साथ डील होने की घोषणा से कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 1695 अंकों की बढ़त के साथ 75,527 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 461 अंकों की बढ़त के साथ 23,622 पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान के बीच तनाव में ब्रेक थ्रू की उम्मीद जगने से शुक्रवार को गोल्ड की कीमतों में फिर मजबूती देखने को मिली। सराफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 3,000 रुपए चढ़कर 1,56,900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 10,000 रुपए बढ़कर 2,55,700 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिका की ईरान के साथ डील होने के संकेत से 11 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77 पैसे मजबूत होकर 95.08 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसकी औपचारिक शुरुआत 15 जून को होनी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज 30 इलेक्ट्रिक AC बसों की शुरुआत की गई है, जो सिर्फ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि सिटी बस सेवा की तरह भी काम करेगी, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। इन बसों को ऐसे रूट पर चलाया जाएगा जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और एयरपोर्ट एरिया को जोड़ेंगे। इन बसों का किराया 20 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 50 रुपए रखा गया है। इस पहल से निजी वाहनों और टैक्सी पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही इन बसों की संख्या 100 तक कर दी जाएंगी। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने इस बसों का जायजा लिया और लोगों से बात कर उनकी राय जानी। एयरपोर्ट के लिए शुरू हुई AC इलेक्ट्रिक बस का आज पहला दिन और पहले ही दिन बस पूरी तरह से फुल हो चुकी है, यात्रियों से भरी हुई है। यह दिखाता है कि इस रूट पर या फिर सभी रूट पर इन AC बसों की कितनी ज़रूरत थी। हालांकि ये बस एयरपोर्ट के नाम पर शुरू की गई है, लेकिन ये शहर में रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि सिटी बस के रूप में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। फिलहाल हम मौजूद हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर। बस चल रही है और बस आप देखेंगे तो पूरी तरह से लगभग फुल हो चुकी है। और अमूमन जब लोग इस रूट पर यात्रा करते थे तो या तो उन्हें कैब बुक करनी पड़ती थी या फिर कोई टैक्सी या फिर एक नॉन AC बस होती थी, जिनमें इस भीषण गर्मी में सफ़र करना बेहद मुश्किल होता था। बस में मौजूद यात्रियों की संख्या ये बताती है कि इस बस की ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी। हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए इस बस का आना कितनी बड़ी सुविधा की बात है। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, आप रेगुलर ट्रैवल करते हो इस रूट पर, बोटेनिकल से परी चौक वाले रास्ते पर? जी नहीं सर, मतलब ऐसे ही ऑटो से जाते आते थे। वैसे ऑटो से ट्रैवल करते थे? हाँ जी। ऑटो से कितने पैसे बढ़ते थे? कोई 30, 40, 50। 30-40 रुपए। अभी इसमें ऑटो में तो खुला ऑटो, गर्मी उसमें झेलनी पड़ती थी, सट के लोग बैठते थे। हाँ जी, बहुत भीड़ होती थी। अभी इस बस में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? आराम से बैठे हो, सीट कंफर्टेबल है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा भी सुनील नाम है जी। आपका भी सुनील नाम है? हाँ जी। क्या बात है। अब इस बस से वहाँ तक पहुँचोगे तो ये कंफर्टेबल है? हाँ जी, बिल्कुल है। पहले कैसे आना जाना होता था? पहले वही ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, इसी से आते थे। 50 रुपये रिक्शे वाले लेते थे, ऑटो वाला 35-40, जो जैसा मिल जाए वैसे लेते थे।
हाँ। और ये शेयरिंग ऑटो होती थी, मतलब और भी लोग बैठते थे। अगर आप कैब बुक करते हो तो वो 300-400 के ऊपर होती थी। हाँ, 300-400 के ऊपर हो जाते थे। और अभी अब कितना पड़ेगा? ये पड़ेगा 30 से 30 रुपये। 30 रुपये के आसपास इसका किराया पड़ेगा परी चौक तक। आप देखिए कितनी महिलाएं भी इस बस में आज सफ़र कर रही हैं, उनके लिए भी सफ़र काफ़ी आसान हुआ होगा। क्या नाम है आंटी आपका? राजकुमार। कैसा लग रहा है बस? अच्छी बस है? अच्छी लग रही है। पहले अगर कहीं जाना होता था इधर ही कहीं तो कैसे जाती थी? ऑटो से? कैसे? बस से आते अलीगढ़ से। दूसरी बस से? अलीगढ़ पे आवे। अलीगढ़ वाली बस से? नोएडा के लिए। अच्छा, तो उसमें तो वो तो बिना एसी वाली होती थी ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छी है? अभी चलिए तो ये अच्छी है, और रोडवेज तो रोडवेज ही होंगे। यही ज़्यादा बेटर है, यही ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है। अमूमन इस रूट पर अगर लोगों को परी चौक तक भी जाना है तो जो बसें अलीगढ़ के लिए जाती हैं या आसपास के लिए जाती हैं उनमें वो लोग बैठ जाते थे। अभी और सुविधा करो, 15 सेक्टर से और सुविधा करो इसकी। 15 सेक्टर से और बनाना चाहिए। सेक्टर 15 से देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि शहर में हमारे घर के पास ये बस चलाओ। अभी बहुत सारे लोग आप देखिए कि जो इस बस में हैं, लग रहा है कि इस बस के आने से अब लोग अपनी कार का इस्तेमाल कम करेंगे, बाइक का इस्तेमाल कम करेंगे। हाँ, अब लेकिन अगर जो डेली जॉब पे जा रहे हैं, जिनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनकी टाइमिंग्स अलग हैं, तो बेसिकली वो इतना ज़्यादा इस बस को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उनके टाइम्स के अनुसार वो चलेंगे। और बाकी इन बसेस अभी इतनी ज़्यादा तो चालू हुई नहीं है, अभी क्वांटिटी इनकी कम है जैसा कि, बट हाँ इन फ्यूचर लोग ज़्यादा यूज करेंगे इसको। नहीं, अगर बस चल रही तो उसका जो रूट मैप है, जो टाइमिंग्स हैं, वो लोगों के ऑफिस के हिसाब से ही बनाई गई हैं। अभी कुछ दिनों में इनकी संख्या 100 हो जाएगी, तब लगता है कि लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। हाँ, तब शायद लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करना कम कर देंगे अपनी चीज़ों का। आप मुझे लग रहा है ऑफिस वाले हैं, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी आपने आज इसी बस का इस्तेमाल? एसी बस से। मैं जेवर से आता हूँ डेली। जेवर से आते हो? बाप रे, तो आपके लिए तो और सुविधा हो गई। हाँ, मेरे लिए और ज़्यादा सुविधा है, ये जेवर से आते जाती हैं तो इसलिए बहुत अच्छी सुविधा है। अभी आप कैसे आते थे? बस से जाता था। बस से ही? नॉन एसी बस? हाँ, नॉन एसी बस से। वो तो वही जो इंटरसिटी वाली होगी कि अलीगढ़ से आ रही है, कहीं और से आ रही है। वही है, अलीगढ़ आगरा से जो आती हैं उन्हीं में। कितना उसमें खर्चा होता था लगभग यहाँ तक आने में? उसमें यहाँ तक की टिकट 94 रुपये की थी जो। अच्छा। हाँ, 37 तक की। जेवर से वहाँ तक का तो उसका 100 रुपये एक तरफ का लगभग 100 रुपये। इसका किराया मैक्सिमम 50 रुपये है। हाँ, तो ये जेवर तक का। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी मैक्सिमम बात किराया 50 रुपये है, उससे ज़्यादा ही नहीं। ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती। एक सरकारी नौकरी के लिए जहां लाखों युवा सालों तक मेहनत करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ की चारू पांडे ने 1-2 नहीं बल्कि 19 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सफलता का नया कीर्तिमान बनाया है। युवाओं के लिए मिसाल बनने वाली चारू को राष्ट्रपति भी सम्मानित करने वाली। SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD कांस्टेबल, RRB NTPC, नेट, JRF मैंने क्रैक किया, CG टेट मैंने दिया और बहुत सारे दिए। आज के दौर में जहां एक अदद सरकारी नौकरी पाना युवाओं के लिए हिमालय पर चढ़ने जैसा मुश्किल लगता है, जहां एक परीक्षा पास करने में सालों साल की तपस्या लग जाती है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली 23 साल की चारू पांडे ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 19 सरकारी इम्तिहानों को पास कर कामयाबी का ऐसा परचम लहराया जो आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। चारू के हौसले के आगे जो भी परीक्षा आई वो घुटने टेकती चली गई, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सबसे प्रतिष्ठित CGL एग्जाम हो, CHSL, MTS, GD हो या फिर CPO, SBI, IBPS, RRB ग्रुप D, NTPC, दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। चारू ने जहां जहां फॉर्म भरा वहां वहां मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया।
रायपुर की बेटी की कामयाबी की गूंज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चारू पांडे की प्रतिभा को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। ये सम्मान उन्हें भारत के शिक्षा और लोक सेवा परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में सबसे खास युवा अचीवर्स में से एक बनाता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पोस्टमैन का कॉल आया कि मेरे नाम से कुछ पोस्ट आई हुई है, तो मैं सोची कि कुछ आया होगा पोस्ट, क्योंकि ऑफिस एड्रेस पे आई थी। फिर उनके जाने के बाद मैंने अपने एजी सर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे एट होम पे बुलाया गया है 15 अगस्त को। फिर उन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड करके मुझे भेजा, क्योंकि उस टाइम मेरी ड्यूटी थी वाइज़ाग पे। फिर मैं वाइज़ाग से घर आना था मुझे, क्योंकि यहाँ से ही मुझे ड्यूटी पे केदारनाथ जाना था। सो बस वैसे ही पता चली, बहुत खुशी हुई मुझे। सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया वो बस। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कामयाबी के लिए चारू पांडे ने किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी रणनीति को धार दी। चारू ने परीक्षा के 4 सबसे अहम स्तंभों रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर ऐसी पकड़ बनाई कि सवाल चाहे जहां से आए, जवाब उनकी उंगलियों पर था। चारू अपनी सफलता का श्रेय विषयवार योजना, डेली मॉक टेस्ट और हर असफलता से सीखकर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने को देती हैं। मैं पीजी पे शिफ्ट हो गई कि वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई होगी। फिर वहाँ शिफ्ट होने के बाद वहाँ मैं अच्छे से की वहाँ पे भी, लेकिन मैं जाती थी ट्यूशन्स लेने के लिए, वहाँ पे भी मैं ट्यूशन्स लेती थी। तो ये ट्यूशन लेके फिर 20 घंटे पढ़ाई कैसे मैनेज हो पाई? ये टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? जैसे कि हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे। तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशन्स लेती थी, क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था और उनको टीच करने से मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज आती ही थी। इस सोच के फिर मैं ट्यूशन्स लेती थी। चारू पांडे की ये कामयाबी सिर्फ आंकड़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं, बल्कि देश के लाखों करोड़ों युवाओं के हौसले को दी गई एक नई उड़ान है, जो सरकारी नौकरी के इम्तिहान को एक नामुमकिन दीवार मानकर घुटने टेक देते हैं। चारू ने साबित कर दिया है कि अगर फोकस, सही रणनीति और खुद पर भरोसा हो तो दुनिया की कोई भी परीक्षा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। जैसा चारू पांडे ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आप जितना भी सिलेबस कवर कर रहे हैं उसको 100% अच्छे से करें। वो ज्यादा सिलेबस ज्यादा कवर करने के चक्कर में हाफ बेक नॉलेज ले जाकर आप अगर एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो वो काम नहीं आएगा। अगर आप 75% तक भी पढ़ रहे हैं और वो 75% अगर आपका सॉलिड है तो आपको वो बहुत आगे लेकर जाएगा। जैसे आज चारू को अपनी ड्रीम जॉब यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर CAG ऑफिस विशाखापट्टनम तक लेकर गया है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं ब्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर। हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।